जी हां, भरोसा नहीं तो कुछ भी नहीं, ये खरी खरी है विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने एससीओ समिट में, पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन समिट में साफ तौर पर तमाम सदस्य देशों से ये बात मंच पर बहुत ही पुरजोर तरीके से कही कि जिस तरह से व्यापार की बात हो रही है, संबंधों की बात हो रही है, वो आतंकवाद के साथ बॉर्डर पर किसी तरह के सम्मान न करने की स्थिति में नहीं जारी रह सकती। जी हां, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की एक अहम बैठक को संबोधित किया और इस दौरान अपने भाषण में, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद और व्यापार यानी टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। जयशंकर ने पाकिस्तान, चीन का नाम लिए बगैर कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की सीमाओं यानी बॉर्डर का सम्मान करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि अगर एससीओ के मेंबर देशों के बीच लगातार दोस्ती में कमी आई है, संबंध बिगड़े हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे बीच विश्वसनीयता का अभाव आया है तो हमें अपने अंदर झांकने की, एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और इसकी वजह समझने की भी जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने इस खींचतान के साथ विकास को जोड़ा और कहा कि कोई भी युद्ध विकास पर सबसे ज्यादा बुरा असर डालता है। साथ ही बॉर्डर का सम्मान करने की बात उन्होंने बहुत ही पुरजोर तरीके से कही और फॉर्मर डिप्लोमेट ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। हम आपको एक खास बाइट सुनवाते हैं। महेश सचदेव, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा, जरा सुन लेते हैं। विदेश मंत्री जी ने आज 16 तारीख को अपने भाषण में एससीओ के प्रधानमंत्रियों के काउंसिल में जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ का जो चार्टर है वो 3 ईवल्स की बात करता है, जिनसे कि हमारे प्रति जिनके लिए चैलेंजेस हैं। इसमें है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। और विदेश मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि इन तीनों को जब तक धूल धूसरित नहीं किया जाता है तब तक और विषयों पर प्रगति होने का अनुमान कम किया जा सकता है। आकलन ऐसा नहीं हो सकता। जी हां, तो पाकिस्तान में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत खरी खरी उन पड़ोसी देशों का नाम लिए बगैर सुनाई है और एक एक्ट जो होना चाहिए वो साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आए। कुछ और भी बातें हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के और इस वक्तव्य, इन तमाम बिंदुओं के एक ऐसे मंच पे जहां पर जिसका एक तरह से कह सकते हैं मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था, वहां पर इसके मायने क्या हैं। और मेरे साथ आज चर्चा में बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्सर हमारे साथ चर्चाओं में शामिल होते रहे हैं। सिन्हा सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। जो बातें हमने बताई वो तो एक तरफ, एक बड़ी दिलचस्प बात जो इन रिपोर्ट्स में रही है कि ये जो रिएक्शन था उसके पहले भी बहुत सी चीजें हुई। जैसे पाकिस्तान ने, जाहिर सी बात है, चीन को खुश करने के लिए BRI प्रोजेक्ट के विस्तार और बाकी एक्सपेंशंस का भी लगातार जिक्र किया और उसको भी भारत ने खुद से अलग किया। उस पर भी भारत का जो बॉडी लैंग्वेज था वो उस मंच पर सभी ने देखा। इन सब के बीच में आज जिस तरह से इस मंच पर विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी है, जाहिर सी बात है इसके मायने बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड अलग था। ये बात किसी और जमीन से कही जाती तो बात और थी।
आप इसे किस तरह से देखते हैं? जय हिंद। देखिए, जो एससीओ की ये 23वीं मीटिंग है और 2017 में ही हमने इसको ज्वाइन किया है एससीओ को, बोथ भारत और पाकिस्तान ने। ये 2001 से चल रहा है। तो जाहिर है ये जो चीजें अभी आपने देखा, क्योंकि इसके पहले जो एससीओ का जो बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी, गोवा में था। तो उसकी जो बेस कहते हैं, उसकी नींव जो है वो वहां रख दी गई थी, क्योंकि एससीओ के चार्टर को दोहराना, एससीओ का एक स्ट्रक्चर है जिसको आप ये देखिए, वो रीजनल जो एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है वो नया बनाया गया है, जो कि सबसे बड़ा, सबसे भारत उसको मानता है और पूरा विश्व अभी उसको देख रहा है कि एससीओ का सबसे बड़ा जो अंग है वो स्ट्रक्चर है जो आया है। उसमें जो 3 बातें हैं जो आपने भी अभी बताई कि उनके 3 एबल्स हैं, आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता। तो ये कोई भारत नई चीजें कोई नहीं दोहरा रहा है, वो वहीं पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके इस बात को दोहराया और उस चीजों को वो जमीन पे, बोथ इसमें पाकिस्तान शामिल है, चाइना शामिल है और बहुत सारी चीजें बड़े खुले तौर पे बताया कि एससीओ नहीं चलेगा, क्योंकि एससीओ की एग्जिस्टेंस के ऊपर में भी बहुत बड़े सवाल होते हैं कि क्या ये एक वेस्टर्न, एंटी वेस्टर्न ब्लॉक के तौर पे तैयार हो रहा है। और इसलिए एससीओ का पूरे विश्व में इसकी बातचीत होती है। और भारत जब 2017 में आया तो सबको ऐसा लगा कि भारत ऐसा कर नहीं देगा और भारत अपनी जिम्मेवारी को निभा रहा है। तो इसलिए देखिए, जयशंकर साहब तो पाकिस्तान की धरती में 2015 में सुषमा स्वराज जी गई थी, 9 साल बाद गए हैं। और उन्हीं की धरती से 2 दिन पहले जो आपने बताया कि सी पैक के अंदर में जो वहां पर गोदार है, वहां पर उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाय वर्चुअल इन्होंने इनॉग्रेशन किया, जिसमें चाइना के जो प्रीमियर आए हैं उन्होंने किया, जमीन पे जाके नहीं, क्योंकि हालात बहुत खराब है, वहां के लोग उससे त्रस्त हैं, इसलिए शायद सी पैक को चल नहीं दे, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि सी पैक देखिए 2015 में ही आया है और वो भारत की, इसमें इस बात को भी उन्होंने अंकित किया है कि जो सर्वप्रभुता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसका उल्लंघन है। उन्होंने सीपैक का नाम लेके कहा, क्योंकि ये देखिए जो ससगाव वैली है, जो 62 की लड़ाई के बाद 63 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, 1750 किलोमीटर का है, तो उससे गुजरता हुआ गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से होता गुजरता है। तो भारत ने 2015 में ही इसके लिए पूरा पुरजोर इसके विरोध किया था और उसको ज्वाइन नहीं किया है। बीआरआई का जो आपने बताया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या सी पैक जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो उनका पायलट प्रोजेक्ट है, तो उसके इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि प्रीमियर आए, उन्होंने इसको किया। तो जयशंकर साहब ने इस मौके का फायदा उठा करके ये बताने कि ऐसे संगठन नहीं बनती, और उन्होंने ये बात बहुत बहुत खुले तौर पे बताया कि जो इसके 10 देश हैं, जो इसके एक्चुअल सदस्य हैं, पहले तो 5 ही देश थे, धीरे धीरे भारत और पाकिस्तान भी जुड़ा और 23 में ईरान आया है, 24 में अभी बेलारूस आया है। तो 10 देशों के यदि हमारे पड़ोसी हैं, जैसे हम पाकिस्तान पड़ोसी हैं, हम चाइना पड़ोसी हैं, यदि हमारी ही जो क्षेत्रीय ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर में कोई आघात करे, तो इसका तो कोई एससीओ के का डायरेक्टली उन्होंने तो नहीं बताया, कोई इसमें शामिल होना या इसको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, ये तो हो ही नहीं सकता है। केवल ये नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमिक्स की, उन्होंने कहा कि आपका, क्योंकि हमारे चाइना के ऊपर में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, बॉर्डर विल डिसाइड आवर बायलैटरल रिलेशन विद चाइना। ये है, उन्होंने कहा कि बॉर्डर विल डिसाइड, हमारी जो है व्यापार हो या ना हो, ये सारी चीजें हमारे बॉर्डर पे डिसाइड होगा चाइना की। हमने कहा है टॉक एंड टेरर विल नॉट गो। देखिए इसमें तो सभी बातें हो रही है ना, कि आपका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हुई, इसमें आतंकवाद से यदि आप टेरर करेंगे तो हमसे आप बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान की तरफ हमारी स्ट्रैटेजी है। तो इसको वहां की धरती में इतने बेवकूफी से उठाना और इतनी लोगों के बीच में, क्योंकि दुनिया देख रही है और भारत का वो जो एक आप नया स्वरूप आप देख रहे हैं उभरते हुए भारत का, कि उसकी ही धरती में जाकर के उनके ही एक समिट में, जिसको उन्होंने 2017 में ज्वाइन किया है, खुले तौर पर चेतावनी है। और जितनी भी रीजनल, चाहे वो ब्रिक्स का आप देखेंगे सम्मेलन, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन रशिया में होने वाला है, प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं,
इसके पहले एससीओ ही समिट पे, यदि आपको याद होगा, इन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये जो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के देश से, उन्होंने पुतिन को ये बताया था कि ये समय युद्ध का नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने हमारे एक चीज और मैं समझना चाहता हूं, एक चीज खास तौर पे दर्शकों के नजरिए से, दर्शकों के हिसाब से हमें जरा समझाएं कि आखिर चीन की पाकिस्तान में दिलचस्पी, या पाकिस्तान का इस तरह से चीन को लगातार अपनी ज़मीन में इस तरह से विस्तार करने के लिए पूरी तरह से कह सकते हैं खुली बाहें फैलाना, इसकी चिंताएं भारत के लिहाज से क्या है? आपने तमाम चीज़ें जिक्र की, लेकिन भारत को सबसे ज़्यादा चिंता इस जो है इस बढ़ते संबंध और ये जो कह सकते हैं हितों वाले संबंध हैं, इससे क्या है? देखिए, आपने बहुत अहम बात पूछी है कि देखिए, जब हम भारत पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखता है, तो हमारा टू नेशन थ्योरी के ऊपर में पाकिस्तान बना था, जिसकी शायद मैं तो नहीं कहता, क्योंकि हमें गलत हुआ था उस समय, और उसके बाद पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी हमने जब के तहत पे इसका विभाजन हुआ, उसके बाद से ही पाकिस्तान की निहित नीति और जो उनका पूरा का पूरा रवैया ही एक दुश्मन देश का होता है, उस तरह से उन्होंने किया, और उसको बार बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपका सवाल कि चाइना कहाँ आता है, देखिए, चाइना, इसके पहले ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान से उनके पूरे संबंध थे। 62 की लड़ाई में जब हमारी हुई, तो 62 की लड़ाई में हमें रिवर्सेस मिले थे, और वो पॉलिसी के कारण हुए थे कि उस समय पॉलिसीज थी कि नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई हैं, हम ये नहीं करेंगे, ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, और हमें तो एयरफोर्स तक हम लोगों ने यूज नहीं किया, क्योंकि उस समय के जो हुक्मरान थे उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और वो हमारी कहीं कमजोरी दिखाया। तो पाकिस्तान, क्योंकि 47-48 में हुआ था, तो इन्होंने सस्काम वैली, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर का इलाका है, 1750 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और वो काराकोरम से लगता हुआ है, तो उन्होंने उसको दान कर दिया। देखिए, इसकी स्थापना तो पाकिस्तान ने ही शुरू की थी उस समय, और भले ही 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, 99 की लड़ाई में चाइना कभी इसका साथ नहीं दिया, कभी भी खुल के नहीं आया। 71 की लड़ाई में तो वो आया ही नहीं। तो अभी पाकिस्तान ने एक उनकी स्ट्रैटेजी थी भारत से साथ दुश्मनी। दूसरा, चाइना ने क्यों किया? चाइना का एक है जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, पाकिस्तान, और वो एक उनकी है 5 फिंगर थ्योरी, जिसमें पाकिस्तान सबसे पहली है फिंगर्स, भारत फिंगर नहीं है, जिसमें भूटान भी है, नेपाल भी है, और इधर आप जाए म्यांमार, उस 5 फिंगर्स को वो चाहता है, वो खुले तौर पे कहता है कि ये चाइना को जो उसकी इंस्पिरेशंस हैं बड़े एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया में और रीजनल उसके अंदर में उसको लेना, और उसको ये पता है कि रीजनली यदि कोई उसको चेक बैलेंस करता है तो वह है भारत। तो उसमें इस पाले में जो आपका सवाल का है, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसलिए जब इन्होंने सस्काम वैली दे दिया, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाओ हमारे गिलगिट बाल्टी से। इन्होंने सोचा मास्टर स्ट्रोक कर रहे हैं 2015 में, और सी जिनपिंग ने कहा, देखिए, सी पैक तो चलेगा नहीं, ये आप लेके चलिए। जो इस तरह से चीजें हो रही हैं, अभी जिस दिन इन्होंने, वहां तक हिम्मत नहीं है कि वहां के प्रीमियर जाकर के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, गोदार का जिक्र करते हैं कि जाकर के उसके, अभी 2 दिन पहले ही चाइनीज नागरिक मारे गए हैं, जो वहां काम करने वाले जो लेबरर्स थे उनकी हत्या हुई है, और पूरा बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा चल रहा है। तो ये होगा नहीं, मगर जो चीजें हमें, और ये चाइना को करना, ये तो ओपन दुश्मनी है ना हमारे, क्योंकि पीओके हमारा है। यदि हम कहते हैं गिलगिट बल्तिस्तान हमारा है, और 2015 में ही हमने बता दिया कि हमारी धरती से आप ये कर रहे हैं, तो हमारी तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। तो ये जो हमारा एससीओ है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा एक तरफा एजेंडा नहीं चलेगा। ये जयशंकर जी का एब्सोल्युटली क्लियरिटी से बताया हुआ है कि चेरी पिकिंग आप नहीं कर सकते, और ये करेंगे कि हम ये चीजें करें और भारत उसके साथ जुड़ा रहे। तो
जितने भी क्षेत्रीय है और बिना भारत के आए हुए, अभी तो राइज ही कर रहा है ना, 5th इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम 2027-28 में हो जाएंगे। मगर आने वाले शताब्दी के मध्य में, 21वीं सदी के मध्य में भारत पूरे विश्व के अंदर में, और ये केवल स्टडीज नहीं, ये एब्सोल्युटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको आप देखिए, अहम जितनी अहम स्टडीज बात देखिए आपने उसके कही, ऊपर। और शायद यही वजह है कि हर मंच से बार बार ये याद दिलाने की भी आवश्यकता भारत महसूस कर रहा है और बार बार इस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। शुक्रिया करेंगे सिन्हा सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए, टू द पॉइंट, और तमाम बातें, तमाम फैक्ट्स और उसके साथ हमने अपने दर्शकों के सामने भी रखी ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझ में आए कि आखिर ये पूरा मसला जो है इस तनाव और बाकी चीज़ों की, और एससीओ के मंच से विदेश मंत्री के इस पूरे संबोधन के कितने दूर तक मायने हैं और कितना बड़ा प्रहार है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये विश्लेषण पसंद आया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अहम खबरों की ओर। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गई। निफ्टी करीब 90 अंक गिरकर 25,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी दिन के ऊपरी स्तर से करीब 230 अंकों का दबाव देखा गया। कैसा रहा दिन भर बाजार में एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवाड़। तो निफ्टी का यह दूसरा सेशन था बिकवाली का, लेकिन अगर चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी पिछले कुछ 9 सेशन से 50 डीएमए के आसपास ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइडवेज ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो मिड कैप ने 3 सेशन की गेनिंग स्ट्रीक को ब्रेक करके लाल निशान में बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 20 इंडेक्स की बात की जाए तो 7 सेशन से लगातार इसमें खरीदारी हो रही है। तो यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज का टॉप सेक्टरल गेनर के तौर पे नजर आता है। दरअसल इंडेक्स काफ़ी समय तक सेशन में लाल निशान में ट्रेड कर रहा था, लेकिन क्लोजिंग के कुछ समय पहले ही इसमें काफ़ी अच्छी खरीदारी आती हुई नजर आई। डेज लो से 1% से भी ज़्यादा का अच्छा रिकवरी देता हुआ नजर आया, जिसके चलते हरे निशान में बंद हुआ। और ये तीसरा सेशन है इसमें लगातार खरीदारी का, तो यहाँ पे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आता है। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा का दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, जबकि निफ्टी बैंक भी लाल निशान में बंद हुआ है 2 सेशन गेन करने के बाद। लेकिन अगर निफ्टी बैंक का चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक अपने 50 डीएमए के ऊपर होल्ड करता हुआ नजर आया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी मिला जुला सेशन रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट यहाँ पे हमें साइडवेज जाता हुआ नजर आता है। ये तो था बाजार का एक्शन, और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जिन्हें आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी जिन्हें जी, तो बात करेंगे आज के 5 के पंच की। पहला शेयर आज मार्केट का वन ऑफ द टॉप गेनर्स हमें नज़र आया, रैलीज इंडिया। कंपनी ने के काफ़ी दमदार नतीजे देखने मिला। आज कंपनी का कॉन कॉल भी था, बट पहले अगर हम नतीजों की तरफ देख ले कि कंपनी ने क्या पेश किए थे, तो रेवेन्यू में 17 से 18% का ग्रोथ देखने मिला। वहीं पैट में डबल से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है Q-on-Q बेसिस पे। और अगर हम एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी दमदार एक्सपेंशन देखने मिला है। 17.9% ये क्वार्टर रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12.3%। कंपनी के कॉल में कंपनी ने कहा है कि कंपनी एक हायर रेवेन्यू शेयर, मार्केट शेयर ओवरऑल गेन करने का एम कर रहा है अपने सीड बिजनेस मार्केट शेयर में। अभी करीब 4% उनका मार्केट शेयर है। उनका एम है कि हायर सिंगल डिजिट तक वो जा पाए। उसी के साथ उनका टारगेट है कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ कंपनी की हो। मूविंग ऑन, HDFC AMC ये एक और दूसरा दमदार हमें आज शेयर नज़र आया। कल इन्होंने कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए थे। अगर हम नतीजे के बारे में देखें तो उसके बाद मल्टीपल अपग्रेड्स आए हैं। पहला है CLSA का, जिन्होंने अपग्रेड किया आउट परफॉर्मेंस रेटिंग पे। उनका जो टारगेट प्राइस है वो ₹4920। उनका मानना है कि कंपनी में ओवरऑल जो AUM फ्लोज़ है वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा नज़र आए। इसी के साथ जेफरीज का भी एक और मेंटेन आया था बाय रेटिंग। उनका जो टारगेट प्राइस है उन्होंने हाइक कर दिया है और वो रखा है ₹5450 पे। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे स्टॉक की, वो है BSE लिमिटेड। जेफरीज का नोट आया था, जहाँ पे अगर हम पिछले स्टॉक का 1 महीने का परफॉर्मेंस देख ले तो 25% रिटर्न हमें देखने मिल रहा है। और जेफरीज का मानना है कि इसी के चलते अब जो रिस्क रिवॉर्ड फेवर है वो अनफेवरेबल हो चुका है, इसीलिए उनका जब हमें डाउनग्रेड देखने मिला। जो उन्होंने टारगेट प्राइस है वो दिया है ₹3500 का।
बात करेंगे चौथे स्टॉक की तो वो होगा कोचिन शिपयार्ड कंपनी। गवर्नमेंट ने आज अब ऑफर फॉर सेल जो कि OFS होता है वो लॉन्च किया। जो फ्लोर प्राइस है वो है 1540 रुपीज़ का। नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS इशू आज खुल गया है और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे उसके लिए कल खुलने वाला है। लास्टली पांचवा शेयर जो आज फोकस में हमें दिखा वो था जाइडस लाइफ। तो एजेंसीज की माने तो MSN लेबोरेटरीज जो कंपनी के एक पार्टनर है उसका एक केस चल रहा था US में और US कोर्ट ने इनके पार्टनर कंपनी के खिलाफ जो है रूलिंग दी है। इसके चलते जो जेनरिक ड्रग बनाने वाला था ASM वो अब नहीं बना पाएगा और ये जो उनका जो पेटेंट था स्पेशल वो एक्सपायर होगा जनवरी 2030 तक, मतलब 2030 तक ये जेनरिक ड्रग लॉन्च नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आज हमें शेयर में काफ़ी दबाव भी देखने मिला। शुक्रिया करेंगे जिन्हें आपका इस अहम जानकारी के लिए। हाल के दिनों में एयरलाइंस को बम से उड़ाने की बहुत सारी धमकियां और बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। इस मामले पर एविएशन मंत्रालय कल एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, लगातार थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, बताइए क्या खबर है? अलग अलग एयरलाइन को लगातार मिल रही बम की धमकियों से सरकार चिंतित है। यही वजह है कि अब सरकार या फिर यूं कहें एविएशन मंत्रालय एक्शन में नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो सोमवार को एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ में अहम बैठक करी। ये जो बढ़ते हुए बॉम्ब थ्रेट वाले जो मामले हैं इनको लेकर के, और अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि थर्सडे को यानी कि कल भी इस तरीके की एक अहम बैठक होगी और ये समझा जाएगा कि आखिर पैटर्न क्या है। अगर आप बड़ी तस्वीर देखें पिछले 24 से 48 घंटों की, तो 12 से ज्यादा मामले सामने आए हैं जिसमें अलग अलग एयरलाइन, फिर चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो, स्पाइसजेट या फिर आकाशा, इनको बॉम्ब थ्रेट मिला है, जिसकी वजह से फ्लाइट डिस्ट्रप्शन हुई है, पूरे स्केड्यूल इनका डिस्टर्ब होता है, पैसेंजर डिस्कम्फर्ट तो है ही। यही वजह है कि अब एयरलाइन इस बात की मांग उठा रही है कि किसी तरीके की कड़ा एक्शन लिया जाए और कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार हो ताकि जो आरोपी हैं, जो लोग इस तरीके की गतिविधि में शामिल हैं, उनसे वसूली की जा सके, जो रेवेन्यू लॉस एयरलाइन को होता है। एयर इंडिया ने तो बाकायदा कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरीके के फर्जी बम की जो धमकी देते हैं, उनसे जो रेवेन्यू लॉस होता है एयरलाइन को वो रिकवर कराया जा सके। इसके पहले भी कुछ महीने पहले जो सिक्योरिटी एजेंसी है BCAS, उसने इस बात के लिए वकालत करी थी कि जो आरोपी हैं उनको 5 साल के लिए नो फ्लाइंग लिस्ट में डाला जाए। तो कुल मिलाकर के सरकार भी अब ये सोच रही है कि क्या एक्शन लिया जाए या क्या कदम उठाया जाए ताकि इस तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट है उन पर रोक लगाई जा सके या लगाम कसी जा सके। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो बहुत ज़रूरी है इस तरह से जिस तरह घटनाएं बढ़ रही हैं उन पर लगाम कसना और उसी की तैयारी में गंभीरता से बात आगे बढ़ते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने रबी फसलों के लिए MSP को मंजूरी दे दी है। आपके फेवरेट चैनल ET नाउ स्वदेश ने पहले ही ये खबर आपको दी थी जिस पर आज मोहर लगी है और ये खबर देने वाले प्रकाश प्रियदर्शी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रकाश, कैबिनेट के फैसलों के बारे में जरा बताएं। देखिए, इंडियन कैबिनेट ने कई इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला है वो दरअसल MSP से संबंधित है, जिसमें कैबिनेट ने रबी क्रॉप्स के लिए MSP की घोषणा की है। दरअसल मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए MSP का निर्धारण किया गया है, जिसमें कैबिनेट ने जो कई इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं उसके लिए MSP में बढ़ोतरी का फैसला किया है। एग्जाम्पल के तौर पे जो गेहूं पर MSP है उसमें करीब 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उसी तरीके से सनफ्लावर, ग्राम, लेंटिल्स, मस्टर्ड, ये तमाम ऐसे जो रबी क्रॉप्स हैं उन पर भी MSP में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। दरअसल कैबिनेट ने जो CPCA का रिकमेंडेशंस हैं उसको मंजूर कर लिया है, जिसके हिसाब से जो इनपुट कॉस्ट है उसका कम से कम 150% MSP निर्धारण होना चाहिए ताकि किसानों को इसका फ़ायदा हो। लिहाजा कैबिनेट ने उन प्रस्तावों को मंजूरी दी है और MSP में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने गंगा नदी पर एक रेल कम रोड ब्रिज बनाने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूर कर लिया है, जिसकी लागत करीब 2642 करोड़ रुपए होगी। काशी में इसका कंस्ट्रक्शन होगा और करीब अगले 4 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए भी राहत की खबर है। एक तरीके से फेस्टिवल बोनेंजा है उनके लिए। कैबिनेट ने दरअसल DA में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जिसको कि औपचारिक रूप से जिसका ऐलान किया सरकार ने, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने कोस्टल शिपिंग बिल 2024 को भी मंजूरी दे दी है।
हालांकि इसका ऐलान नहीं किया गया है औपचारिक रूप से, लेकिन सूत्र इसको कंफर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शिपिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स का रास्ता जो है वो खुल जाएगा और आगामी संसद के सत्र में सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकती है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।